Okay, everyone. So let's start. Let's take a quick revision of previous lecture, huh? Then we'll go into the new one. Okay. So लास्ट लेक्चर देख लेते हैं थोड़ा सा. लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है. ठीक है. सो लास्ट लेक्चर में बेसिकली हमने किस पॉइंट पे फोकस किया था. मेजरमेंट्स में एक पर्टिकुलर टाइप फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है. फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे डिस्क्राइब करते हैं और कितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं. ठीक है. फिर हमने डिस्कस किया था टू मेजर कैटेगरीज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. एक फिजिकल क्वांटिटी का सबसे मेजर कैटेगरी क्या है. फंडामेंटल क्वांटिटीज. ठीक है. सो फर्स्ट वन था फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड द देन सेकंड वन डिराइव्ड क्वांटिटीज. फिर मैंने बताया था यार फंडामेंटल दीज आर वेरी इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज which have been assumed in the physics कि okay कि these are the fundamental ones. So on the basis of these fundamental ones, rest of the quantities will be called derived quantities. Because ठीक है. तो then these seven quantities are length. तो लास्ट टाइम मैंने बोला था आप याद कर ले, इनके नेम आप याद करके रखें विद सीक्वेंस. सो लेंथ, मास, टाइम, thermodynamic temperature or simple temperature you can say, electric current and luminous intensity. So these seven, an amount of substance. So these are the seven quantities. You must remember these fundamental quantities. फिर हमने डिस्कस किया था कि यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया था यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें हमने बताया कि फिजिकल क्वांटिटीज जितनी भी हैं उन सब का एक पर्टिकुलर यूनिट होता है जिनको एज हम स्टैंडर्ड एंड रेफरेंस यूज करते हैं. देन फिर हमने बताया कि एनपीएल न्यू दिल्ली बेस्ड ये सारे यूनिट्स का मैनेज करती है. देन फंडामेंटल यूनिट्स, जितने फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज थी उन सब की हमने यूनिट्स लर्न कर लिए. ठीक है. सारे के यूनिट मैंने बताए हुए थे. देन डिराइव क्वांटिटीज के यूनिट हम कंटिन्यूअसली डिराइव करेंगे. तो पहले मैं पूछूंगा एनीवन आंसर फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 वो कौन कौन सी हैं. ओके. एनीवन. गौतम, श्रुति. या Sir, can I? या Length, mass, time, thermodynamic temperature, Very good. electric current, luminous intensity, and amount of substance. Okay, very good, very good. Can you also give the units of these quantities? Meter, kilometer, kilogram, Kilogram, second, Kelvin, ampere, candela, candela, and mole. Okay, mole. Very good, very good. Okay, so in those units we divided a unit system, particular unit system. What are those unit system? Number one CGS system, number two FPS, third one MKS, and the fourth one SI unit system. So CGS means कि जो फर्स्ट 3 नेम्स है लेंथ, मास, टाइम, सो उनको हम CGS सिस्टम में रखते हैं. लेंथ C मीन्स सेंटीमीटर में लेंथ को मेजर करेंगे. ठीक है. C मीन्स सेंटीमीटर, G मीन्स ग्राम एंड S मीन्स सेकेंड. सो दैट विल बी अ CGS सिस्टम. इन FPS सिस्टम F मीन्स फुट, दैट मीन्स लेंथ हम फुट पे बोलेंगे. weight in pounds and time in seconds. MKS unit, M means meter, so M means meter, then K means kilogram, so K is kilogram and S is second. ठीक है. तो इस तरीके से SI यूनिट सिस्टम होता है. SI यूनिट सिस्टम में सारे कंट्रीज एक फिक्स यूनिट डिसाइड कर लेते हैं. यूजुअली SI जो सिस्टम होता है वो MKS से काफी मैच करता है. ठीक है. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट नेम्स हम इसमें रखते हैं. ठीक है. ओके. देन लास्ट लेक्चर में प्रीफिक्सेस ऑफ यूनिट्स हमने डिस्कस किए थे.
तो प्रीफिक्सेस ऑफ यूनिट्स में हमने बताया था कि यार प्रीफिक्स का कितना ज़्यादा यूज़ है। अगर आपको ये प्रीफिक्स के सारे पावर्स याद है तो आप कभी भी कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी नंबर को किसी भी वैल्यूज़ में, ठीक है। सो लास्ट क्लास में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि प्रीफिक्स की वैल्यूज़ कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो हमें स्टार्ट करना था मेजरमेंट ऑफ लेंथ से, ठीक है। आज का लेक्चर स्टार्ट करना है कि लेंथ मेजरमेंट में क्या इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज करते हैं और उनके क्या क्या अपने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि सपोज मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया है और बहुत ही सिंपल सा, इवन आप सोचोगे सर ये एक्सपेरिमेंट क्या है, तो एक्सपेरिमेंट नहीं, इट विल बी जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। सपोज आपके सामने कोई डिवाइस है, मोबाइल है, लैपटॉप है, और मैंने पूछा कि आप लैपटॉप का लेंथ मेजर करके बताओ, ठीक है। सो लैपटॉप का आपने लेंथ अपने नॉर्मल स्केल से मेजर किए, तो नॉर्मल स्केल कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर होती है। आपने उस स्केल से लेट से मेजर किया, तो आपके उस इस छोटे से सेटअप में भी आपसे बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। तो वो एरर्स क्या होंगी वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर हम सिंपल सा, मोस्ट सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट देखें, अगर हमें बहुत स्मॉल लेंस देखनी है, तो वो जो स्केल है हमारी, वो जो कैटेगरी है उसको हम मीट्रिक स्केल बोलते हैं। दैट मीन्स आपने देखा होगा एक 1 मीटर की बड़ी सी स्केल रहती है जो कि बिल्कुल सिमिलर पार्ट पे रहती है जैसे हमारी स्केल होती है 15 सेंटीमीटर वाली, ठीक है। तो वहां पे एक टर्म यूज किया जाता है बेटा, लीस्ट काउंट, ठीक है। अगर हम बात करें तो वहां पे एक टर्म यूज किया जाता है लीस्ट काउंट। तो अगर हम अपनी स्केल की बात करें तो हमारी स्केल की लीस्ट काउंट होती है 1 mm। लीस्ट काउंट का मतलब क्या है आप समझे। लीस्ट काउंट का मतलब है कि ये सेंटीमीटर्स हैं, ईच सेंटीमीटर के बीच में कितने डिवीजन होते हैं। अगर मैं बात करूं कि ये सेंटीमीटर्स हैं, ये सेंटीमीटर कॉलम है, तो ईच सेंटीमीटर के बीच में 10 डिवीजन है। दैट मीन्स आप ये डिवीजन तक आप देख के बता सकते हो आंसर। तो सपोज मैंने एक ऐसे पॉइंट किया, तो आपको बताना है कि ये पॉइंट किस लाइन से मैच हो रहा है, ठीक है। तो अगर आई गेस अभी मैं देखूं तो मुझे दिख रहा है कि ये किस पॉइंट से मैच हो रहा है, ठीक है। किस पॉइंट से मैच हो रहा है, 6। अगर ये नेक्स्ट वाला जो मैंने ड्रॉ किया है, इट इज 6.2, ठीक है। सो इट इज 6.2। so 6.2 what, so 6.2 centimeter, so it is 6.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 है आपका, ये आपका बन जाता है क्या, लीस्ट काउंट। क्या कि ये आप जो है इस 2 तक ही देख सकते हैं, इस 2 से ज्यादा या पॉइंट नहीं देख सकते। मतलब ज्यादा मतलब नेक्स्ट डिजिट नहीं देख सकते। लेट से अगर आप थोड़ा सा आगे आंसर दोगे तो आप आंसर नेक्स्ट दोगे सर 6.2 के बाद आंसर आएगा 6.3 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या आप ऐसा कुछ आंसर दे सकते हैं क्या, 6.24 सेंटीमीटर? क्या ये करेक्ट आंसर होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दैट मीन्स पॉइंट ये है कि आप ये जो सेकंड डिजिट है 4, ये आप सर्च ही नहीं कर सकते इस स्केल में, क्योंकि इस स्केल में 6 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है। अगर आपने बीच में कोई लाइन ड्रॉ की है तो आप बता नहीं सकते कि वो लाइन कहाँ पर है। तो इस चीज को बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, हमारे घर का क्लॉक, हमारे घर पे जो वॉल क्लॉक होती है, ठीक है, उसमें क्या खास बात है, उसकी क्या लिमिटेशन है। आप देखेंगे वो ईच 1 सेकेंड में टिक करती है, ठीक है, इट टिक्स इन ईच 1 सेकेंड। तो इसका मतलब उसकी लिमिटेशन क्या हो गई, 1 सेकेंड। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप कुछ आंसर करो, लेट से आप कितने टाइम तक रहे या कितने टाइम तक आपने वॉच किया, तो आप मिनिमम जो बता सकते हो वो 1 सेकेंड बता सकते हो। आप कभी नहीं बोल पाओगे सर मैं 14.3 सेकेंड तक करता रहा, नहीं। आप 14 सेकेंड बोलोगे, इधर 15 सेकेंड बोलोगे। क्लियर। तो सिमिलरली अगर हम मोबाइल में क्लॉक देखें, स्टॉप वॉच, तो मोबाइल की स्टॉप वॉच में सेकेंड के आगे भी डिजिट्स रहते हैं, पॉइंट में 2 डिजिट रहते हैं। तो उस मोबाइल क्लॉक की अगर हम बात करें, अगर हम मोबाइल क्लॉक की बात करेंगे, तो मोबाइल क्लॉक की जो होगी उसकी लीस्ट काउंट हो जाएगी, वो हो जाएगी 0.01 सेकेंड। जबकि हमारी जो वॉल क्लॉक है उसका लीस्ट काउंट क्या होगा, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर हम एक नॉर्मल स्केल की बात करें, ठीक है, तो नॉर्मल स्केल की जो लीस्ट काउंट होती है वो होती है क्या, 1 mm। और मैंने mm को कन्वर्ट करना बताया है, mm किससे जस्ट ऊपर था,
क्या, सेंटीमीटर। तो आप ऑलरेडी याद रख लेंगे कि 1 mm और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन होता है। सो 1 mm इज इक्वल टू, सेंटीमीटर में अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। ये रिलेशन सब लोग याद रखेंगे mm और सेंटीमीटर का, ठीक है। सो 1 mm इज 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो छोटे छोटे कॉलम्स है ये क्या बताते हैं आपको, mm बताते हैं, ठीक है। या फिर आप देखो 0.1 सेंटीमीटर बताते हैं। तो इस चीज को हम बोलते हैं लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। तो लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट क्या है, इट इज एन लिमिटेशन, क्लियर। इट इज अ मिनिमम मेजरमेंट, इट इज अ मिनिमम मेजरमेंट which can be taken by an instrument, that's why it is called least count, ठीक है। ओके, तो लीस्ट काउंट हमने देख ली कि नॉर्मल स्केल की लीस्ट काउंट ये है। फिर हमने देखी कि यार एरर्स इन मेजरमेंट्स। आप देखेंगे कि आप सोचेंगे कि यार ये एक्सपेरिमेंट तो बहुत इजी सा था। मतलब आपको जो हमने स्केल दी, लेट से आपको बोला कि आप अपने लैपटॉप का जो है लेंथ बताएं हमें, ठीक। तो आपने एक नॉर्मल स्केल लिया और आपने लैपटॉप का लेंथ बताना स्टार्ट किया। तो इसमें बहुत सारी गलतियां होंगी। कैसे, अगर आप एक्चुअल स्केल में देखेंगे तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्पेस रहता है, विच मीन्स अगर आपने लैपटॉप की लेंथ यहाँ से स्टार्ट कर दी मेजर करना और यहाँ एंड तक की, तो इसका मतलब जो आंसर होगा वो 15.5 से भी थोड़ा सा ज्यादा होगा आंसर, क्योंकि आपने ये यहाँ का जो स्पेस है वो मिस कर दिया। तो मतलब ऑल्दो इतना छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, बट फिर भी स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि ईच टाइम आपको यहाँ 0 से स्टार्ट करना है और यहाँ 15 तक एंड करना है। 15 पे एक मार्क लगाना है, फिर नेक्स्ट टाइम 0 से स्टार्ट करना है। इस तरीके से आप मेजर कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 30 सेंटीमीटर आपको लेंथ आ जाएगी, जो नियरली एक लैपटॉप की होती है, ठीक है। तो छोटा सा एग्जाम्पल था, बट फिर भी आप समझ सकते हैं कि किस टाइप की एरर्स हो सकती हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट में एरर्स होती हैं, इनको हमने थोड़ा सा पैटर्न बनाया कि ये किस टाइप की एरर है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो एक इम्पॉर्टेंट एरर होती है वो होती है एरर ऑफ पैरेलैक्स। सब लोग फोकस करेंगे, एरर ऑफ पैरेलैक्स। पैरेलैक्स एरर एक होती है, ठीक है। देखते हैं पैरेलैक्स एरर क्या होती है। इसका एक बहुत सिंपल सा टाइप है, देखें। देखिए, तो पैरेलैक्स एरर का मतलब ये है, सपोज मैंने आप लोग को एक रीडिंग लेने के लिए बोला नॉर्मल स्केल से, और वो रीडिंग थी यहाँ पर, डन। अब कुछ स्टूडेंट ने इस पॉइंट के पास, लेट से कोई लेंथ थी जिसका एंड पॉइंट ये है, ये क्या है, एक एंड पॉइंट है किसी लेंथ का, ठीक। तो आपने यहाँ पर रखा स्केल। तो कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, स्केल के एग्जैक्ट जस्ट परपेंडिकुलर आकर देखेंगे। सो जो परपेंडिकुलर आएंगे उन्हें ये वाला पॉइंट ये मैच होता हुआ दिखेगा, 3.1234, 3.4 मैच होता हुआ दिखेगा। तो उसी स्टूडेंट का आंसर आएगा 3.14। बट सोचो, आप लोग ग्रुप में कर रहे हो, ग्रुप में कर रहे हो मतलब जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे क्लास 11 से, तो आप देखोगे कि एक्सपेरिमेंट ग्रुप में करेंगे तो एक स्टूडेंट बगल में भी होगा। तो जो नेक्स्ट टू हिम, नेक्स्ट टू द फ्रंट वन है, वो स्टूडेंट, वो जब साइड से देखेगा तो उसे क्या दिखेगा कि या इस पॉइंट से आने वाली जो लाइट है वो किसको कट करके आ रही है, 5 को कट करके आ रही है। तो इधर के ये जो बगल वाला स्टूडेंट है उसे तो दिखेगा कि 5 पे है वो, जबकि और जो इस तरफ का एक स्टूडेंट है उसे दिखेगा कि ये लाइट किसको कट करके आ रही है, 4 को कट करके आ रही है। तो उसे क्या दिखेगा, ये लाइट 4 को कट करके दिखेगी। तो इसका मतलब ग्रुप में सारे लोग एक अलग अलग टाइप की रीडिंग देख रहे हैं। इस एरर को बोलते हैं पैरेलैक्स एरर। क्या, कि एग्जैक्ट रीडिंग जो होती है वो होनी चाहिए स्केल के परपेंडिकुलर। तो अगर आप एक ग्रुप में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, 2-3 लोग हो, और कोई ऐसे साइड से दूर से देख के बोल दे रहा है ओके रीडिंग इज दिस, दैट मीन्स वो इनकरेक्ट रीडिंग है। टू बी प्रिसाइज एंड करेक्ट रीडिंग क्या होना चाहिए, द आइज मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं हम, पैरेलैक्स एरर, डन। ओके, पैरेलैक्स एरर का एक बेस्ट एग्जांपल और बताता हूं कि हम कैसे जो है पैरेलैक्स एरर और कर सकते हैं, हो जाती हैं। देखिए, अच्छा, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करने को आपको बोलता हूं। आप अपना हैंड रेज करें और उसकी फर्स्ट फिंगर आप अपने आईज के सामने लेके आए, ठीक है। आप खुद ट्राई कर सकते हैं ये। अपने हैंड की फर्स्ट फिंगर को आप सामने लेके आओ, ठीक। अब आप देखो कि आपका ब्रेन
आपकी आईज इस तरीके से काम करती हैं कि आप लैपटॉप की या अपने डेस्कटॉप जो भी यूज कर रहे हैं उसकी स्क्रीन के सामने लेके आना है आपको फिंगर। आप एक एट अ टाइम दोनों चीजें फोकस नहीं कर सकते। मतलब जब आप फिंगर लेके आएंगे तो आपको फिंगर ब्लर दिखेगी और स्क्रीन आपको फुल क्वालिटी में दिखेगी। ये एकदम क्लियर सबको ऑब्जर्व हुआ है? स्टूडेंट्स आंसर ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो? फिंगर आप लेके आओ अपने स्क्रीन Yes, के sir. सामने तो आपको अपनी स्क्रीन क्वालिटी दिखेगी और फिंगर ब्लर दिखेगी। डन। अब नाउ ट्राई टू फोकस ऑन फिंगर। अगर आपने फिंगर में फोकस किया देन योर स्क्रीन विल बिकम ब्लर। ये ऑब्जर्व कर रहे हो सब लोग? आंसर Yes, sir. Yes, sir. पक्का? सो दो सिनेरियो मैं समझा रहा हूँ एवरीवन, दो सिनेरियो समझा रहा हूँ। नंबर वन, जब आप फिंगर अपनी लेके आते हैं सो यू विल सी कि स्क्रीन आपको दिख रही है बट फिंगर ब्लर हो गई है। इफ यू विल ट्राई टू फोकस ऑन योर फिंगर तो फिर क्या सिचुएशन होगी? अगर आप फिंगर में फोकस करोगे तो स्क्रीन ब्लर हो जाएगी। तो ये पैरेलैक्स एरर नहीं है, अभी अभी पैरेलैक्स एरर नहीं है। अभी ऑब्जर्व करिएगा कि वो जो आपकी फिंगर है वो पेज पे या स्क्रीन में कहाँ पर है। नाउ क्लोज योर राइट आई, close your right eye, you will see both has become dark, both has become properly visible। स्क्रीन भी बहुत अच्छे से दिख रहा है और आपका फिंगर भी बहुत अच्छे से दिख रहा है। ट्राई किया? Yes, sir. पक्का कंफर्म हो रहा है ना सबको? ऐसे ही तो हाँ नहीं कर दे रहे हो ना? राइट आई क्लोज करो, यू विल सी आपको स्क्रीन भी दिखने लगेगा क्वालिटी में और फिंगर भी आपका क्वालिटी में दिखने लगेगा। बाकी स्टूडेंट्स हो रहा है? प्रतीक? Yes, sir. ओके तो जो अभी मैंने बताया वो सबको हुआ? ओके अब आप पोजीशन नोटिस करिएगा। जब आपने राइट आई क्लोज की तो जो फिंगर की पोजीशन है, अब राइट आई ओपन करिए और लेफ्ट आई क्लोज करिए, देखिए फिंगर की पोजीशन चेंज हुई या नहीं। फर्स्ट राइट आई क्लोज करके ऑब्जर्व करिए, देन ओपन योर राइट आई एंड क्लोज योर लेफ्ट आई। अब स्टूडेंट्स बताएं क्या फिंगर की पोजीशन आपकी स्क्रीन में चेंज होती हुई फील हुई आपको या नहीं? गौतम आंसर करें। सर। डिफरेंस फील हुआ? सर। ओके अदर स्टूडेंट्स? श्रावस्ती बेटा आपको फील हुआ डिफरेंस? हाँ, sir. कंफर्म ना? जब आप राइट आई क्लोज कर रहे हो तो फिंगर डिफरेंट पोजीशन पर फील होगी, जब आप लेफ्ट आई क्लोज करोगे फिंगर डिफरेंट पोजीशन पे। फिंगर जितना पास रखोगे उतना ज्यादा डिफरेंस आपको फील होगा। पक्का ऑब्जर्व किया ना आपने? हाँ, sir. ओके आदित्य? आदित्य आंसर? आदित्य व्हाट हैपेंड? ओके सो ये जो अभी एक्सपेरिमेंट मैंने एक बताया इसको हम बोलते हैं पैरेलैक्स एरर। मतलब जब आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और वो एक्सपेरिमेंट लेट से 1 आवर जाने वाला है, 1 आवर का एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपको काफ़ी सारी रीडिंग्स लेनी है। ठीक है, तो आपको काफ़ी सारी रीडिंग लेनी है और आपको पता है कि ये ह्यूमन नेचर है, बाय डिफॉल्ट ह्यूमन नेचर है कि आप जब यूजुअली रीडिंग को किसी प्लेटफॉर्म पे रखे हुए देखोगे तो आप फोकस नहीं कर पाओगे। सो टू फोकस ह्यूमन नेचर बाय डिफॉल्ट आ जाता है, हम एक आई क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट ये रहता है कि हम एक आई क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, तो एक आई क्लोज करने में प्रॉब्लम ये रहता है कि जब हम राइट साइड पे कहीं पे इंस्ट्रूमेंट के पास खड़े हैं और रीडिंग ले रहे हैं और जब हम लेफ्ट साइड होते हैं तो हम डिफरेंट डिफरेंट आईज क्लोज कर लेते हैं, कभी राइट आई क्लोज कर लिया कभी लेफ्ट आई क्लोज कर लिया। तो इससे जो एरर आती है उसको हम बोलते हैं पैरेलैक्स एरर। ठीक है, तो हमें ये ध्यान देना होता है कि अगर एक बार एक्सपेरिमेंट में हमने राइट आई क्लोज करके लिया है तो ऑल द रीडिंग शुड बी टेकन क्लोजिंग राइट आई ओनली। ठीक है, तो इस टाइप के एरर को हम बोलते हैं पैरेलैक्स एरर। ठीक, तो पैरेलैक्स एरर आई गेस सबको क्लियर होगा। देन अपार्ट फ्रॉम पैरेलैक्स एरर there are some systematic errors and random errors। okay, so what are systematic errors and random errors? देखें, सिस्टमैटिक एरर नेम से ही क्लियर है, दीज एरर शुड बी वेरी सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का मीनिंग क्या है?
सिस्टमैटिक का मीनिंग है कि दे आर इजी टू आइडेंटिफाई, मतलब दे आर हैपनिंग इन अ पैटर्न। मतलब एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कैसे आप जज कर सकते हैं सिस्टमैटिक एरर को। सपोज आपने नोटिस किया कि आपकी जो वॉल क्लॉक है या कोई सा भी क्लॉक है वो ईच 1 आवर में 1 मिनट आगे आ जाती है, ईच 1 आवर में 1 मिनट एक्स्ट्रा मूव कर जाती है। तो जब आप लेट्स से आपने मॉर्निंग 6 o'clock को ऑब्जर्व किया, तो जब आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग 6 o'clock को देखोगे तो उसने कितने आवर्स कंप्लीट कर लिए? 24 आवर्स कंप्लीट कर लिए। दैट मीन्स कितना मिनट वो आगे आ गई है? 24 मिनट्स। तो इसका मतलब आपके क्लॉक को क्या कर देना चाहिए? 24 मिनट पीछे कर दो, तो वो राइट पोजीशन पर आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टाइप की एरर है, इस एरर को हम बोलते हैं क्या? सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, इस एरर को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। सो सिस्टमैटिक एरर की खास बात क्या है कि दे कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड एंड द मेन थिंग इज देयर कॉज इज वेल डिफाइंड। ठीक है, तो द कॉज ऑफ द एरर इट फॉलो अ सर्टेन रूल कि ओके इन ईच आवर इट इज मूविंग एक्स्ट्रा 1 मिनट, एंड by that knowledge we can eliminate these errors. So the most important thing with the systematic error is we can eliminate with the simple logic. Clear? तो ऐसा नहीं है कि एरर हो गई तो अब आप सही नहीं कर सकते हो। यू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ एरर एंड यू एलिमिनेट इट। क्लियर? सो सिस्टमैटिक एरर्स की दो मेन प्रॉपर्टीज हैं। क्या है वो दो प्रॉपर्टीज? नंबर 1, दे कैन बी इजिली स्पेसिफाइड and they can be easily eliminated with some technique. Okay, let's एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल है सिस्टमैटिक एरर का, जैसे यहाँ पर मैं देखूं, these can be specified with a simplified rule and these can be eliminated with some mathematical techniques. ठीक है, now सिस्टमैटिक एरर्स में एक और एरर होती है, जीरो एरर। व्हाट इज दिस जीरो एरर? सुने, सपोज आप कार ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, आपका कार का या लेट्स से आप बाइक कुछ भी ड्राइव कर रहे हैं, तो आपका जो ऑडोमीटर है वो डिजिटल नहीं है। ठीक है, लेट्स से पुराना वाला है, वो नीडल के साथ वाला एनालॉग ऑडोमीटर है। तो उसमें सपोज आपने बाइक स्टार्ट किया, आपने अभी बाइक चलाना स्टार्ट नहीं किया और उसमें ऑलरेडी आपकी स्पीड दिखा रहा है 10 km/h। तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया ना, आपने अभी स्टार्ट भी नहीं किया और आंसर कितना आ रहा है? 10 km आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इस टाइप के एरर को बोलते हैं जीरो एरर। मतलब when the reading should be zero but it is not zero. अब why it is a systematic error? Because it can be easily eliminated. कैसे? सपोज आप अपनी बाइक ड्राइव कर रहे हो और लेट से आपकी स्पीड है 50 km/h, तो क्या आपकी स्पीड रियल में 50 है क्या? नहीं। तो फिर रियल में स्पीड कितनी हो जाएगी? आंसर, रियल स्पीड कितनी हो जाएगी? A person started his bike and without even moving it was showing 10 km/h speed. Okay, then now he is moving and the dial is showing 50 km/h. So whether his speed is 50 or something else? Answer. Something else. What is that value? 40. 40. 40. Very good. So that's a simple logic. So that's why these are two properties of a systematic error. Okay, so these two properties belongs to systematic error. Number 1, you can specify them very easily and you can eliminate them very easily. So two things are clear now. You can specify them very easily and you can eliminate them very easily. Okay, now some are random errors. Random error हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे because they are random. तो हमें पता नहीं है, मतलब कॉज ऑफ एरर हमें ज्यादा पता नहीं है। ठीक है, सपोज एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपको एक सरफेस पे रीडिंग लेनी है, लेट्स से स्केल रख के, बट वो सरफेस कुछ ऐसा इरेगुलर सा सरफेस है। तो जब आप स्केल रखेंगे, जब आप यहाँ पर स्केल रखेंगे तो चांसेस है कि स्केल टिल्ट हो जाएगी ना। यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि एक रफ सा सरफेस है और आपने उसमें स्केल रखा, तो आपको देखने में तो इतना ज्यादा मतलब स्केल टिल्ट नहीं लगेगी, बट माइक्रो लेवल पे अगर आप देखोगे तो
थोड़ा सा स्केल जो है वो इंक्लाइन हो जाएगी, उसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे। तो इसका मतलब उस केस में रीडिंग क्या आएगी, जो रीडिंग आएगी वो गलत आएगी, ठीक है। तो रैंडम एरर्स की प्रॉब्लम क्या है, द कॉज ऑफ रैंडम एरर्स इज नॉट वेल नोन, इसलिए हम उसको करेक्ट भी नहीं कर सकते हैं जल्दी से, ठीक है। सो इस टाइप के एरर्स को हम क्या बोलते हैं, रैंडम एरर्स। तो रैंडम एरर्स का हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे सिस्टमैटिक एरर में। और सिस्टमैटिक में भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल था जीरो एरर, ठीक है। तो सबको एरर के बारे में समझ में आया है ना, ठीक है। चलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट। ओके, तो अभी मैंने बताया कि यार एरर हो तो जाती है, ठीक है, बट एरर कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि आपको ही करनी पड़ती है एरर कैलकुलेशन। मतलब सपोज आपने कैलकुलेट किया कोई कुछ भी एक एक्सपेरिमेंट किया, तो आप खुद बताते हो कि सर मेरे एक्सपेरिमेंट में 5% की एरर पॉसिबल है, ठीक है। तो अप टू 5% इज एक्सेप्टेड। सपोज आपके एक्सपेरिमेंट में 8% की एरर आ गई, 10% की एरर आ गई, तो फिर इसका मतलब टीचर आपको फिर से एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोल सकता है। सो अप टू 5% मीन्स वेरी गुड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सपोज आपको स्मॉल जी मतलब ग्रेविटी की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की आपको एक्सपेरिमेंट दिया गया कि ओके स्मॉल जी की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आप लोग को पता होगी कितनी होती है, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8. Okay, very good. So 9.8 is its value, and suppose in solving you got some value 9.9. Okay, that means there is error, ठीक है। तो अब एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, आल्सो द प्रोसीजर बहुत अच्छे से ध्यान दें, देन एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इसके बाद, ठीक है। चले, तो एरर कैलकुलेशन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है डेटा गैदरिंग, रीडिंग्स। मतलब आपके पास बहुत सारी रीडिंग्स होनी चाहिए। तो सपोज आपके पास एक रीडिंग है A1, फिर है A2, फिर है A3, डन। सो लाइकवाइज n नंबर ऑफ रीडिंग्स है, क्लियर। तो मतलब लेट से आपके ग्रुप में 5 मेंबर्स हैं और आपको मैंने बोला कि यार स्मॉल जी की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ, और आप ऑल 5 स्टूडेंट्स ने डिफरेंट वैल्यूज बताई, मतलब जी की वैल्यूज बताई। लेट से एक स्टूडेंट ने बताया सर 9.8, बताया नहीं मतलब एक्सपेरिमेंटली सॉल्व किया, ठीक है। एक स्टूडेंट ने सॉल्व किया 9.8, एक स्टूडेंट ने सॉल्व किया 9.9, ठीक है। एक स्टूडेंट ने सॉल्व किया लेट से 9.7, एक स्टूडेंट ने सॉल्व किया अगेन 9.9, एक और स्टूडेंट ने सॉल्व किया बिल्कुल 10 लेके आ गया। सो लाइकवाइज सपोज आपके पास 5 स्टूडेंट का एक ग्रुप था जिसमें सब ने एक अलग अलग वैल्यूज फाइंड की, ठीक है, सब ने एक अलग अलग वैल्यूज दी। तो अब करेंगे क्या इन वैल्यूज का, देखें। सो दीज आर कॉल्ड रीडिंग्स, ये क्या हो गई, रीडिंग्स, ठीक। अब इसके बाद आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि रीडिंग अगर ये है, सबके अपने अपने डिफरेंट आंसर है, तो फाइनल आंसर कैसे हम मैनेज करेंगे। तो देखिए फाइनल आंसर कैसे मैनेज करेंगे, फाइनल आंसर होता है जो जी का फाइनल आंसर होगा वो होता है एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ठीक है। फिजिक्स में एवरेज वैल्यू को क्या बोलते हैं बेटा, मीन वैल्यू भी बोलते हैं। तो इसका मतलब हम क्या ले लेंगे, हम इन रीडिंग्स का ले लेंगे एवरेज, तो वो बन जाएगी हमारी क्या, रियल वैल्यू। अच्छा, अब एवरेज कैसे निकालते हैं देख के बताओ। एवरेज निकालते हैं सम अप ऑल द रीडिंग्स एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ रीडिंग्स, क्लियर। तो इसका मतलब अगर मैं जी की वैल्यू निकालने की बात करूं, तो जी की रियल वैल्यू जो कि आप आंसर करने वाले हो टीचर को अपने, क्या होगी, सबका एवरेज निकालना है। तो एवरेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा, क्लियर। तो सबको ऐड कर लेते हैं, इन ये ऑल 5 फिगर्स को ऐड करते हैं। तो इनको ऐड करते हैं, क्या आ जाएगा 3 3 3 6 7। सो ये आंसर आ जाएगा 49.7, सॉरी 3, ठीक है। सो इन सबको हमने ऐड कर दिया और ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। तो ऐड करने के बाद एक और काम करना है आपको, नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड भी करना है। सो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है हमारे पास, 5, ठीक है। सो हमने इससे डिवाइड कर दिया और ये आ गया हमारे जी का फाइनल आंसर, क्लियर। सो डिवाइड कर लेते हैं, इसका डिवाइड आ जाएगा 5.986, ओके। तो ये आ गई फाइनल वैल्यू हमारी। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, although we don't know whether it is correct or not, but for your group it will be the correct reading,
because in your group you have got these 5 different readings, so you will take the average of these readings, and the average of these readings will be called true value. Clear? So in physics we call that mean value. Done? Okay. So फिर बात कर लेते हैं कि अगर मीन वैल्यू आ गई, तो अभी तो अगर हम थोड़ा सा अच्छे से देखें तो ईच स्टूडेंट इज मेकिंग सर्टेन एरर्स ना, ठीक है, मतलब एरर्स किस टाइप की वो देख लेते हैं। तो अगर हम देखें कि आवर एग्जैक्ट वैल्यू इज 9.86, ठीक है, आवर एग्जैक्ट वैल्यू इज 9.86, बट all the readings are different from this. That means in that scenario we'll call they are having certain errors. So we'll define here, we are defining this error. Error क्या है? With true value we will subtract our observed value. So with this true value we'll subtract our observed values. So those will become the absolute errors. ठीक है, so those will become the absolute error. फिजिक्स में absolute error में डेल्टा लगाते हैं आगे। फिजिक्स में ये जो सिंबल लगा हुआ है ए के आगे, इसको बोलते हैं डेल्टा। और डेल्टा का पर्पस क्या है समझे? डेल्टा का पर्पस होता है फिजिक्स में चेंज और डिफरेंस। तो यहाँ पे तो हम चेंज ही निकाल रहे हैं ना कि यार ट्रू वैल्यू से हमारी एक्चुअल वैल्यू कितनी चेंज्ड है, ठीक है। तो ये हो जाएंगी सारी क्या हमारी एरर्स। बट फिर वही बात है, ऐसे तो आप सारे स्टूडेंट्स की एरर निकाल लोगे ना, ईच स्टूडेंट इज हैविंग हाउ मच एरर, ये आप निकाल लोगे। बट अगर आपको पूछें कि नहीं एक फाइनल एरर बताओ, तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, एरर का भी एवरेज ले लेना होगा। सो एरर का भी जो हम एवरेज लेंगे, मैंने पहले बताया फिजिक्स में एवरेज को क्या बोलते हैं, मीन। तो इसका मतलब जो एब्सोल्यूट एरर आपकी आई है उसका भी आप क्या ले लें, मीन ले लें एरर, ठीक। अब इसमें एक प्रॉब्लम है बेटा, सोचो सपोज आपकी एरर आ गई प्लस कुछ, ठीक है, +2, और एक एरर आ गई -1, और आपने ऐड करके एवरेज लिया, तो +2 और -1 ऐड कर दोगे तो +1 बचेगा ना। तो इसका मतलब तो आपकी एरर बहुत कम हो गई ना। मीन्स एक स्टूडेंट ने -1 की एरर की, ठीक है, और एक स्टूडेंट ने +2 की एरर की, और जब आप इन्हें ऐड करके सॉल्व करोगे तो ऐड करके आप 1 कर दोगे ना, इन दोनों का एडिशन क्या आ जाएगा 1। तो इसका मतलब ये हो कि आपने बीच में एरर 2 की, ठीक, बट ओवरऑल कैलकुलेशन में तो बहुत कम आ रही है ना। तो ऐसा नहीं करते हम हमेशा मैक्सिमम एरर पे टारगेट करते हैं। तो मैक्सिमम एरर पे टारगेट करने का मतलब क्या है, इस -1 को भी जब हम एवरेज लेते हैं तो क्या कर लेते हैं, प्लस ले लेते हैं। तो इसलिए मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने का ये जो फॉर्मूला है कि सारी एरर्स को ऐड करो और नंबर से डिवाइड करो, इसमें एक सिंबल यूज किया है मॉड। मैथ में इस सिंबल को बोलते हैं मॉड। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर को पॉजिटिव कर देता है ये मॉड। मतलब इवन आंसर आपका -1 है, मॉड लगाने से वो क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। डन एवरीवन। तो अपन क्या कर लेते हैं, फिर ये सॉल्व कर लेते हैं हम थोड़ा सा। तो इसमें क्या हो जाएगा, सॉल्विंग कर लेते हैं कि अगर ये 9.86 है, ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, एरर। क्लियर? एरर क्या होगा, एरर होगा डेल्टा जी, ठीक है। सो अभी डेल्टा का सिंबल तो नहीं लिख सकते, बट लेट से लिख देते हैं डेल्टा जी, ठीक है। तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा वो लिख लेते हैं, सारी रीडिंग्स। तो चले माइनस कर लेते हैं। क्या करना है आपको, आपकी ट्रू वैल्यू से ये ऑब्जर्व वैल्यू माइनस करनी है। तो जब मैं फर्स्ट वैल्यू माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 0.06, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू। सेकेंड वैल्यू अगर माइनस करें तो सेकेंड वैल्यू में ये वैल्यू छोटा है, दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 0.04। क्लियर है यार सबको? ठीक है। फिर 9.7, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो काफी एरर हो जाएगी। अगर इस एरर को देखेंगे 9.7 को 9.86 से, तो ये हो जाएगा 0.16, ठीक है। देन अगेन 9.9, सो दैट मीन्स ये किस टाइप की एरर हो जाएगी, नेगेटिव एरर, दैट मीन्स -0.04। क्लियर? देन अगेन -10 करेंगे, सो ये हो जाएगा 0.14। क्लियर? तो ये एरर सबको समझ में आ गई ना। हमने क्या किया, सारे जो पार्ट है, सारे स्टूडेंट है, उन सब में एरर निकाल ली। तो देखो इसने 6 की एरर की, इसने 0.4 की, इसने 16 की, इसने 0.14 की। तो सबसे ज्यादा एरर किस स्टूडेंट ने की, थर्ड स्टूडेंट ने। देख रहे हो आप यहाँ पे, थर्ड स्टूडेंट ने। और फिर
सबसे कम एरर किन की है, ये 9.9 वाले की एरर सबसे कम है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि यार एक बार एरर आ गई तो अब हमें क्या कैलकुलेट करनी चाहिए, मीन एरर कैलकुलेट करनी चाहिए। मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना चाहिए, एवरेज, एवरेज एरर, ठीक है। एवरेज एरर, अब एवरेज एरर में क्या करते हैं, सारी एरर को ऐड करके डिवाइड करते हैं। तो अब सारी एरर में ऐड करके 0.404.08, बट ये नेगेटिव है तो माइनस नहीं कर देना, क्यों, क्योंकि मैंने बताया सारी कौन सी एरर यूज करनी है, पॉजिटिव एरर। क्लियर, तो चलो ऐड कर देते हैं, 6 4 10 10 26 26 एंड 4 30 30 एंड 40 एंड 44। क्लियर, सो ये हो गया 0.44, ये एरर हो गई। फिर क्या करते हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर्स, तो कितने स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। सो 5 स्टूडेंट्स है तो कितनी एरर आ गई, सॉल्व करें इसे, 5 से डिवाइड कर लेंगे। सो 5 से डिवाइड कर लेंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.88। ओके, गुड। सो इट्स क्लियर कि दीज आर द एरर्स, ठीक है। सो अब टारगेट करें कि फाइनल आंसर क्या हो जाएगा। तो अभी देखें, बहुत ही क्लियर है। अब फाइनल आंसर देख सकते हैं कि क्या हो जाएगा, डन। तो फाइनल आंसर तो होंगे, ओके गुड। सो फाइनल आंसर होगा हमारा ये, अवर आंसर इज 9.86 एंड अवर एरर इज 0.88। क्लियर, सो ये पॉइंट है, इस तरीके से हम डील कर सकते हैं। डन एवरीवन, ओके। सो अब देख लेते हैं थोड़ा सा और, क्या कि ये सारी चीजें हो गई, बट एक प्रॉब्लम है अब इस एक्सपेरिमेंट में, समझना। आपको मैंने जी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए दी है, ठीक है, बट कोई अदर स्टूडेंट है जिसको हमने कुछ अलग ही एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। मतलब एक ग्रुप आपके स्टूडेंट्स का है और एक ग्रुप अदर स्टूडेंट्स का है। तो लेट्स से अदर स्टूडेंट्स का कुछ और ही है, हमें नहीं पता क्या आंसर है, हमें नहीं पता क्या आंसर है, लेट्स से कुछ भी वैल्यू है एक्स, ठीक है। और उनका आंसर सुनिएगा, उनका आंसर आया है, करेक्ट आंसर जो आया है दैट इज 55.4, लेट्स से, ठीक है। और उसमें जो एरर है, एरर वो है 1.2 का, ओके। तो बताओ, वो स्टूडेंट उस ग्रुप का, लेट्स से आप ग्रुप ए हैं और वो ग्रुप है बी, लेट्स से वो ग्रुप है बी, तो बताओ किसका एक्सपेरिमेंट अच्छा था, ग्रुप ए का या बी का, आंसर करें। ग्रुप ए का। ग्रुप ए का पक्का, समवन एल्स, हाँ समवन एल्स आंसर करें ग्रुप ए का। बताएं कैसे फील किया आपने कि ग्रुप ए का आंसर करेक्ट है, मतलब ग्रुप ए का क्योंकि एक्सपेरिमेंट वो ज्यादा, कम है सर, क्योंकि एरर सर कम है। एरर तो ज्यादा ही दिख रही है ना, देखो इनकी 0.8 है ग्रुप ए की, डन, और इसकी 1.2 है। तो आपने देखा और आपने बोला ग्रुप ए का है एक्सपेरिमेंट अच्छा है। क्लियर, सम अदर स्टूडेंट आंसर, समवन एल्स आंसर। ग्रुप ए। ग्रुप ए, ओके, ग्रुप ए इनकरेक्ट आंसर है, ग्रुप ए इनकरेक्ट आंसर है। अब आप लोग एक्सप्लेन करें व्हाई। In a teacher, any teacher will say group B has done better experiment. Someone can explain, can someone explain why group B is better than A? Anyone? Question is why group B is better than A? Okay, I'll state the logic. सुने, ये स्टूडेंट ने 9.86 की वैल्यू में ही कितने की एरर कर दी, 0.18 की। बट ये स्टूडेंट को देखो, इन्होंने 55 वाले एक्सपेरिमेंट में सिर्फ कितना एरर किया है, 1.2। आप लोग को ये फील हो रहा है ना कि अगर लेट से इसकी वैल्यू में डबल कर दूं, इसका एक्सपेरिमेंट होता कुछ 9.86 की जगह 20, तो बेटा ये 20 में ही इसकी डबल एरर कितनी, 1.6 जितनी कर देता। और इनका देखो, इनका 50 में जाके इतनी एरर हुई है। समझ आया क्या सबको यार, आंसर करें आप लोग, क्या ये लॉजिक समझ में आया आपको
वाई Yes, ग्रुप sir. बी इज बेटर। हाँ सर। हाँ सर। समझ आया ना? ओके। हाँ तो अरे एक बार बताओ ना, हाँ एक बार रिपीट कर। ओके ओके, फिर से सुने सब। मैंने बोला कि जो ग्रुप ए के स्टूडेंट है उनका जो क्वेश्चन है, जो आंसर है वो है 9.86। इन्होंने 9.86 में ही 0.88 की एरर कर दी, बट इस ग्रुप ने 55 रीडिंग थी, उसमें जाके 1.2 की एरर की है। इसका मतलब सोचो, अगर ये स्टूडेंट रीडिंग लेता 55, मतलब 9 का ऑलमोस्ट 6 टाइम्स, ठीक है? तो जब ये 6 टाइम्स करता तो इसकी एरर भी तो 6 टाइम्स आती ना, मतलब इसकी एरर 4 पॉइंट समथिंग आती, 4.8, मतलब इसकी एरर 5 के आसपास जाती, और इन स्टूडेंट की एरर कितनी है? जस्ट 1.2 है। ठीक है, ठीक है। तो ये एक कॉमन सेंस वाली बात थी। हमने क्या किया कि जो टीचर होता है वो आपको डायरेक्ट एरर देख के बता नहीं सकता कि कौन से स्टूडेंट ने अच्छी एरर की है या किस स्टूडेंट का एक्सपेरिमेंट अच्छा था। सो दैट्स व्हाई वी डिफाइन रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या चीज है? It is a fractional error which used to compare between two experiment। कैसे करते हैं कंपेयर? It is mean absolute error, मतलब जो आपकी मेन एरर है, डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, मतलब जो आपकी ट्रू वैल्यू थी। इस चीज से हम कंपेयर करते हैं बाकी सबको। डन? तो इसका मतलब अगर, या पूछें? ओके, तो हमें जो कंपेयर करना है वो हम क्या कंपेयर करेंगे? रिलेटिव एरर। क्लियर? तो चलो हम लिख लेते हैं ग्रुप ए। सो ग्रुप ए की रिलेटिव एरर क्या हो जाएगी? उसका आंसर था 9.8, सॉरी पहले लिखनी है हमें एरर। एरर कितनी थी? 0.88। ठीक है, डिवाइड बाय, अगर हम बात करते हैं कि रिलेटिव एरर, फिर से देखिए कि किस तरीके से रिलेटिव एरर डिफाइन है। रिलेटिव एरर डिफाइन है कि आपकी एरर, आपने जो एरर की है, दैट डिवाइडेड बाय द ट्रू वैल्यू। क्लियर? तो अगर मैं लेट से 0.88 डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू कितनी है? 9.86, इसको करूंगा तो ऑलमोस्ट मेरा आंसर कितना आ जाएगा? मतलब नियरली 1 से थोड़ा सा कम आएगा, मतलब 0.1 से भी कम आएगा। ये आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? पॉइंट हटा के 88 डिवाइडेड बाय 986, तो इसे डिवाइड करेंगे तो आपका 0.1 से भी कम, लेट से 0.9 आंसर आ जाएगा। ये ग्रुप ए का हुआ। चले ग्रुप बी का देख लेते हैं आंसर। सो अगर ग्रुप बी का देखें, ठीक है, सो ग्रुप बी का आंसर, तो ग्रुप बी की एरर कितनी है? इनकी एरर है सिर्फ 1.2। ठीक है, इनकी एरर है 1.2, और उसमें हमें क्या करना है? डिवाइड कर देना है, डिवाइड कर देना है इनकी वैल्यूज। तो इनकी वैल्यू क्या है? 55.4। ठीक है, सो लेट से मैं इनकी वैल्यू 55 जैसी ही कंसिडर कर लूँ, तो मतलब ये 1/2 से थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू आ जाएगी, मतलब कि 0.2 के आसपास। ठीक है, चलेगा। सो लेट से मैं ये, दीज आर नॉट करेक्ट वैल्यूज, मैं अभी रफ कर रहा हूँ। आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्ट सॉल्व करके बताएंगे। तो देखो, ये हो गई रिलेटिव एरर। अब टीचर अच्छे से कंपेयर कर सकता है। कोई भी टीचर अब बहुत ही इजीली देख के बता सकता है कि किस में ज्यादा एरर हुई। ग्रुप ए ने कितने की एरर की? 0.09, और ग्रुप बी ने कितने की एरर की? 0.02। क्लियर एवरीवन? अच्छा, बट ये जो नंबर है ना बेटा, 0.09, 0.02, ये देखने में कम अच्छा लग रहा है। तो हम रिलेटिव एरर, अपार्ट फ्रॉम रिलेटिव एरर, एक और चीज डिफाइन करते हैं, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है? हम रिलेटिव एरर में 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो परसेंटेज एरर बन जाती है। वो देखने में अच्छी लगती है, मतलब आप उसको एक्सप्लेन अच्छे से कर सकते हैं परसेंटेज एरर को। तो इसका मतलब अगर इस एक्सपेरिमेंट में मैं बात करूं कि परसेंटेज एरर कितनी है, सो ग्रुप ए की अगर मैं बात करूं तो बताओ परसेंटेज एरर कितनी हो जाएगी फिर? 9%। क्लियर? हमने 100 का मल्टीप्लाई कर लिया। और ग्रुप बी की बात करें अगर, तो ग्रुप बी के लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2%। तो याद है लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि अगर एरर 5% से ज्यादा है, मतलब आपने अच्छा एक्सपेरिमेंट नहीं किया, तो इसका मतलब जो स्टूडेंट ग्रुप ए वाले हैं उनको फिर से एक्सपेरिमेंट करना पड़ जाएगा, उनका एक्सपेरिमेंट अच्छा नहीं है। जो ग्रुप बी है उनका एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा है, उनका एरर सिर्फ 2% का ही है। क्लियर? तो अब मैं फिर से एक प्रोसीजर, फिर से ये प्रोसीजर एक बार दिखाता हूँ, किसी को कुछ भी डाउट आए तो बताएगा। ठीक है, चले सबसे पहले क्या करते हैं, एरर कैलकुलेशन में हमारे पास बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, रीडिंग्स होती हैं। तो लाइक जैसे जी की मैंने रीडिंग्स यहाँ पे लिखी हैं, एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हुआ है। ठीक, फिर हमने क्या किया
हमने उसका एवरेज ले लिया, उसकी एवरेज वैल्यू को हमने बोला मीन वैल्यू, जो कि उसकी ट्रू वैल्यू है। तो हमने उसका एवरेज ले लिया। एवरेज कैसे लेते हैं? सबको ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। सो सबको ऐड किया, डिवाइड बाय ऑब्जर्वेशन से किया, वैल्यू आ गई 9.86। ये हमारी हो गई ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, सारे पार्ट्स की एरर निकालते हैं। तो सारे पार्ट्स की एरर निकालते हैं, सारी रीडिंग की एरर निकालते हैं, तो ट्रू वैल्यू में से जो ऑब्जर्वेशन है वो माइनस करते हैं। तो हमने 9.86 में से सारी वैल्यूज माइनस की और हमारी एरर्स आ गई। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डेल्टा से। ठीक है, तो डेल्टा मतलब चेंज और एरर। सो दीज एरर आर कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर्स। तो ये एब्सोल्यूट एरर आ गई। अब क्या किया, अब एग्जाम में आप ऐसे टीचर को ऐसे थोड़े ना बता सकते हो एरर, तो आप फिर क्या कर देते हो, आप यहाँ पर लिख देते हैं कि यार क्या पॉइंट रहेगा। तो आप इनकी भी एवरेज एरर निकालते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो आपने इसका भी एवरेज निकाल दिया। तो हमने सारी रीडिंग को ऐड किया। अब एवरेज निकालने में ध्यान देना, नेगेटिव साइन इग्नोर करते हैं, सबको ऐड अप ही करते हैं। ओके, सो इन दिस पहले क्या कर लेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे पूरा। ठीक है, डेल्टा है, मीन एब्सोल्यूट एरर जो भी है। फिर उसके बाद हमने मीन एब्सोल्यूट एरर को क्या किया, सबको ऐड किया और डिवाइड बाय नंबर से किया, मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई। बट फिर हमने बताया कि कंपैरिजन के लिए हम क्या करते हैं, रिलेटिव एरर निकालते हैं। तो रिलेटिव एरर क्या बन जाती है, मीन एब्सोल्यूट एरर में मीन एब्सोल्यूट एरर में डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यू। याद रखें क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर में डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू कर देते हैं, तो हमारी आ जाती है क्या, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, बिकॉज इट इज अ फ्रैक्शन। उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारी क्या बन जाती है, ट्रू रीडिंग। अब इसके बाद क्या बचता है, हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो फाइनल आंसर सुने, फाइनल आंसर कैसे लिखते हैं? तो जो टीचर होता है वो सिर्फ लास्ट में आपका देखता है कि फाइनल आंसर कितना आया है। तो लेट से ग्रुप ए की बात कर लेते हैं। सो ग्रुप ए अगर आंसर करेगा तो फाइनल आंसर कुछ इस तरीके से करेगा, 9.86, देन एरर लिख देगा। तो एरर कितने की है, 9% की एरर है। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा प्लस स्लैश माइनस से, प्लस माइनस 9%। तो ये सिंबल हम पूरा यूज करते हैं फाइनल आंसर दिखाने के लिए। उसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है इस चीज का? इसका मतलब है कि आपका आंसर है 9.8 और आपने एरर की है 9% की। और ये एरर कुछ भी हो सकती है, ये प्लस की तरफ हो सकती है, माइनस की तरफ हो सकती है। ये इंक्लिनेशन हमें कंफर्म नहीं है। हमें कंफर्म नहीं है का मीनिंग, क्योंकि हमने सारी एरर्स को एडअप किया था ना, तो वो मैक्सिमम एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर, हमने इस तरीके से लिखा। तो अभी डाउट हाँ पूछे सर, आपने लिखते वक्त 9.8 प्लस और स्लैश माइनस 9% क्यों लिखा? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि ये जो प्लस माइनस है ये एक रिप्रेजेंटेशन है। ये बताता है कि वो जो एरर है, जिस स्टूडेंट ने एरर की है, हमें पता नहीं है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मींस यहाँ पर अगर मैं देखूं डेल्टा जी के एरर में, तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव भी एरर्स थी और नेगेटिव भी एरर्स थी ना। ठीक है, बट हाँ। हमने नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना दिया। तो ये भी तो हो हाँ। सकता था कि ये पॉजिटिव वाली नेगेटिव एरर्स हैं। सो इसका मतलब ये होता है कि प्लस माइनस एक रिप्रेजेंटेशन है कि ये एरर किसी भी तरफ हो सकती है, पॉजिटिव तरफ भी, नेगेटिव तरफ भी। क्लियर एवरीवन? मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव है इसका मतलब। ठीक है, तो अब मैं एक क्वेश्चन दूंगा, आप लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करें, बेटर रहेगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व कर लेते हैं, तो आप लोग को काफी क्लैरिफिकेशन आ जाएगा उससे कि क्या पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो अभी किसी को कुछ डाउट है तो अभी बता दो यार। इट्स बेटर कि आप फिर सब लोग क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाए और करेक्ट आंसर निकाल के लेकर पाए। एनी स्टूडेंट अभी कुछ भी डाउट है तो बताओ। सबको क्लियर है पक्का? ओके
ठीक है, सो देन आई विल शो अ क्वेश्चन और उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोग आंसर करेंगे। डन? ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, रीड एवरीवन। सो इन एक्सपेरिमेंट, एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है, उसमें एक टर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ये ज्यादा आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो टर्म क्या है। लेट से बहुत सारे स्टूडेंट हैं और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ग्लास का कैलकुलेट कर रहे थे। पॉइंट ये है कि उन्होंने 6 रीडिंग्स ली, दीज आर द 6 रीडिंग्स। तो आपको कैलकुलेट करना है, नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीन वैल्यू क्या है? देन calculate mean absolute error, okay, then calculate fractional error, okay, relative error को ही fractional error बोलते हैं, then calculate percentage error and finally express your सर result। या मीन वैल्यू मतलब एब्सोल्यूट एरर होता है ना? क्या मीन वैल्यू मतलब एब्सोल्यूट एरर? नहीं बेटा, नहीं मीन नहीं नहीं, वैल्यू स्टार्टिंग ट्रू वैल्यू। हाँ हाँ स्टार्टिंग में मैंने बोला सब लोग पहले याद करो 4 चीजें। सबसे पहले ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू को ही क्या बोलते हैं? मीन वैल्यू। देन उसके बाद एरर, एरर कैलकुलेट करके सब एरर का जो एवरेज लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर उसके बाद रिलेटिव एरर निकालते हैं और फिर परसेंटेज एरर। सो ये रीडिंग्स है, सॉल्व करना स्टार्ट करें आप लोग। किसी को कुछ डाउट है तो मैं प्रीवियस क्वेश्चन शो करूं? एनीवन? हाँ सर, प्रीवियस क्वेश्चन जरा शो। ओके, सब लोग 1 मिनट रुकेंगे और कैलकुलेशन ऑफ जी फोकस करेंगे। इधर फोकस करें सब लोग, जी पे मैंने कैसे जी की वैल्यूज कैलकुलेट की। ओके, कोई स्टूडेंट है जिसको एग्जैक्ट समझ में आ गया, हु कैन एक्सप्लेन दिस सिनेरियो कंप्लीटली? एनी स्टूडेंट हु कैन एक्सप्लेन दिस? एनी स्टूडेंट वांट्स टू एक्सप्लेन? श्रवण? हाँ सर। हाँ, will you explain this scenario, how we calculated the value of g? हाँ सर। Okay, start explaining from the beginning completely. Yeah. पहले हमको जो भी डाटा दिया हुआ है जो उसका मीन निकालना है। मीन मतलब पहले उसका जो भी डाटा दिया है उसका सब एडिशन करना है हमको। Okay. फिर एवरेज वैल्यू मतलब जो टोटल मीन वैल्यू है, मतलब हमको यहाँ पर 5 वैल्यूज दी हुई है हाँ. और उसका डिवाइडेड बाय उसका एडिशन होगा। Okay. मतलब उसका एवरेज वैल्यू आएगा। Okay, very good. Then average और value आ फिर गया, then average value is called mean value. हाँ, Okay, then और फिर उसके बाद हमको एब्सोल्यूट मीन, फिर सॉरी एरर निकालना है हमको। very good. एरर मतलब उस पर पर्सन ने कितना एरर किया है या उस एक्सपेरिमेंट में कितना एरर हुआ है वो Very निकालना good. है। वो निकालेंगे फिर मतलब टोटल एडिशन करना, जो भी मतलब डिवाइडेशन के बाद जो भी वो एरर आएगा उसको मीन मतलब ओरिजिनल एरर से सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब वो उसका एरर आएगा और Okay, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। वेरी गुड। सो एरर्स ऐड करने में ध्यान देना है, नेगेटिव साइन ऐड नहीं करना है, सारे पॉजिटिव साइंस हाँ लेके ही ऐड करना है, एंड दैट इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। सारे एरर्स को ऐड करके एवरेज जो ले लेते हैं दैट इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। तो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर भी आ गया। फिर क्या कैलकुलेट करते हैं? फिर उसके बाद रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर को फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं हाँ, रिलेटिव एरर? रिलेटिव एरर में जो भी अपना एवरेज एरर आया था वेरी गुड। वो डिवाइडेड बाय ये उसका एडिशन, उसका वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ठीक है। हाँ उसका तो value। एरर डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू, तो वो आ गया हमारा फिर रिलेटिव एरर। डन। और उसमें हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिए तो वो आ गया परसेंटेज एरर। इंटू 100 करना, ओके, मतलब परसेंटेज उसका एरर आ परसेंटेज, गया। उसके बाद फिर हमने उसे एक्चुअल आंसर मतलब उसका फाइनल परसेंटेज रिप्रेजेंट आता है। कर दिया। डन। ओके, सो अब फिर से मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, एवरीवन सॉल्व करके मुझे चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। कोई भी आंसर बताया नहीं, चैट बॉक्स में आंसर लिखें सब लोग। ओके, आई विल शो द क्वेश्चन। ओके,
स्टेप वाइज आंसर करना है, पहले फर्स्ट आंसर देन सेकंड आंसर लाइक वाइज, ठीक है। ओके, वेरी गुड, फर्स्ट आंसर करेक्ट है यार। विश्वद, प्रतीक बोथ गॉट द करेक्ट आंसर। बाकी लोग क्या कर रहे हैं यार, आंसर करें जल्दी से फर्स्ट आंसर। सर मीन वैल्यू 1.51। या आंसर बोलना नहीं है यार, टेक्स्ट करके रखें, चैट बॉक्स में करें सब लोग, सबको आंसर नहीं बताना। श्रावस्ती करेक्ट आंसर, गुड। स्टार्ट सॉल्विंग फॉर द सेकंड आंसर, मीन एब्सोल्यूट एरर। जो क्वेश्चन है वही आंसर करें। फर्स्ट क्वेश्चन था मीन वैल्यू, तो मीन वैल्यू बताएं। सेकंड क्वेश्चन है मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मीन वैल्यू एब्सोल्यूट एरर बताएं। और आंसर चैट बॉक्स में मैसेज करें, सबको नहीं बता दें। आई गेस काफी सारे स्टूडेंट ने करेक्ट कर लिया। फर्स्ट क्वेश्चन में दिखा देता हूं आप लोग को। फर्स्ट का आंसर होगा 1.51. So we have added all the values and then divided by the number of readings. Those are 6. So by dividing, we got 1.51. So this is our true value or mean value. Okay. Now solve for the second one. सर क्वेश्चन दिखाए प्लीज। Okay. Okay, Shravan, very good yaar. Very good, very good. एक बस सेकंड गलत है, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, सेकंड वन इज नॉट करेक्ट। मीन हाँ सर, ठीक करता हूँ। मीन एब्सोल्यूट एरर करेक्ट करें। बाकी सारी वैल्यूज फाइंड कर ली, वेरी गुड यार।
Shravasti, not correct exactly. Please recheck. Yeah, Gautam, exact, correct. No, sorry, Gautam, also not correct. Please recheck. Vishwad also not correct. Now Gautam correct. Now it's correct. No, sorry, Gautam is still not correct. A silly mistake is there. A slight silly mistake is there. Vishwad, still not correct your second answer. Shruti, not correct answer. Now it's correct. Okay, Gautam, now it's correct. Okay, only Gautam has got the correct answer yet. Yeah, Vishwad, exactly. Okay, also what happened here? Let's see everyone. So we got the value 1.51. So we'll subtract this value with the each one. Okay, so maybe some values are negatives, but I have shown only positive because I'll add up all those values. So these are the 6 errors. So यहाँ पे हमने सारे errors लिखे. फिर क्या करना है बेटा? सारे errors को add करना है. तो we got to 0.26. Some student answered 0.26, but that's not the absolute error. So for mean error, after addition of all these values, we need to divide also, na? So divide by 6. Some student answer it like 0.43. The division of it, some student answered 0.43. ये तो यार गलत है. डिवीजन थोड़ा सा सही सिली मिस्टेक है ये कि बेटा जब आप 6 से डिवाइड करोगे 2 को, so 2 won't divide ना. So you need to you will take the 6 also. So for that first division is not possible, then it will be 0. Then now it will be 26. So 6 से divide होगा, so 4 remaining कितना होगा 2, then it will go 3 times. So the exact value will be 0.43. Clear? Now solve for the next one. Second one, the answer is 0.043. Solve for the next one. Only I guess Gautam has given, sorry, Gautam nahi, Shravan. Shravan got all the answers except this one. Sir, please show question.
Gautam not correct yet. Kindly recheck it. It's not correct yet. Okay, Shruti has got the correct answer. But Shruti, I guess that's not fine. Shruti, speak up. Yes, sir. Did you use calculator? No. No, means how can you got the 8 digit after the point? I have solved, sir. Okay, okay, but that wasn't needed at all. Uh, 2 digits are enough. Okay, so up to Okay. 2 digit is enough. Okay, so let's see. I'll show the answer. Okay, so everyone, let's focus. So, uh, let's see. So in case of relative error क्या करते हैं हम? मीन एब्सोल्यूट एरर हमारा आ गया. सिर्फ क्या करना है अब हमें? रिलेटिव एरर होता है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू. सो दिस इज आवर एब्सोल्यूट एरर 0.043 मीन एब्सोल्यूट एरर, और ये जो 1.51 है ये हमने भी निकाला था, ये हमारी मीन वैल्यू थी. तो बताया था कि ऐसे हम रिलेटिव एरर निकाल सकते हैं. तो सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाती है 0.0284. ठीक है, 2-3 डिजिट्स आर इनफ. अब हमें परसेंटेज एरर चाहिए तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 2.84% विल बी फाइनल आंसर. ठीक है, ओके. देन फिर क्वेश्चन है व्हाट विल बी द फाइनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर. सो फाइनल रिप्रेजेंटेशन इज लाइक दिस. क्या करते हैं? पहले अपना आंसर लिखते हैं, देन वी यूज दिस प्लस माइनस सिंबल. दिस शोज द एरर कैन बी ऑफ एनी टाइप. ओके, देन 0.043. सो ये जो फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है ये मीन एब्सोल्यूट एरर लिखी हुई है. फिर भी टीचर इस एरर को देख के आपको बता नहीं सकता एग्जैक्टली कि दो स्टूडेंट का कंपैरिजन में कितना हुआ. सो इसलिए आपको ये भी लिखना कंपलसरी होता है. क्या? आपका आंसर प्लस माइनस परसेंटेज एरर. तो जब आप परसेंटेज एरर लिखते हैं तो फिर पूरा समझ में आ जाता है कि ओके दीज आर द एरर्स. ठीक है, तो यार यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नहीं सर. नो सर, पक्का किसी को नहीं ना? तो ये क्लियर समझ में आया ना हाउ वी हाँ, सर. कैलकुलेट द एरर? पक्का? हाँ, ओके, सर. ओके, Sir. देन वेरी गुड. देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. ठीक है, इंग्लिश में दीज वर्ड्स आर सिनोनिम्स. एक्यूरेसी, प्रिसीजन, दीज आर सिनोनिम्स. बट अगर फिजिक्स में बात करें तो दोनों में डिफरेंस है. तो कैन एनी स्टूडेंट try to answer anything like what is the slightest difference in accuracy and precision? Anyone answer? Anyone just try something. It doesn't matter whether it's correct or not, just try to speak up something. Accuracy and precision में क्या difference है? Slight difference है just. सर अभी तक हम एक्यूरेसी मतलब या आंसर कितनी स्पीड के साथ वो चीज हम करते हैं. तो उसको क्या बोलेंगे हम? एक्यूरेसी. Accuracy and precision. सर आइडिया नहीं. ओके ओके, प्रिसीजन वर्ड जानते हो ना? इट इज वेरी सिमिलर टू एक्यूरेसी. प्रिसाइज आंसर दो. क्लियर? ओके, एनी अदर? एनीवन एल्स? प्रिसीजन का कुछ आइडिया? एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन? ओके, नहीं, चलो देखते हैं.
सब लोग अभी ध्यान देंगे। अभी क्लास के स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना कि लेट से आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और अगर हम नॉर्मल स्केल यूज कर रहे हैं, नॉर्मल स्केल मतलब जो आपको मीट्रिक स्केल होती है, ठीक है। सो लेट से अगर हम नॉर्मल स्केल यूज कर रहे हैं और सोचो आप भी यही एक्सपेरिमेंट कर रहे होते जो ये स्टूडेंट ए, बी और सी कर रहे हैं, तो अब देखो इन सब की रीडिंग कितनी है, 2.25, 2.26, 2.27। अगर आप नॉर्मल स्केल यूज करते तो आप कितना बता पाते? आप तो 2.2 सेंटीमीटर ही बता पाते ना। आप 2 के बाद वो जो 10 डिजिट है उसमें से एक ही डिजिट तो देख पाते हैं, विच इज 2.2। और आप आंसर देते हैं 2.3, ठीक है। इसके बीच का कोई आंसर नहीं दे सकते क्योंकि इसका बीच का नॉर्मल स्केल में होता ही नहीं है, ठीक है। मतलब आप समझे कि आप नॉर्मल स्केल से ये पॉइंट के बाद एक ही डिजिट बता सकते हैं। ये सबको समझ में आया है ना? ओके एवरीवन, पहले ये मुझे आंसर चाहिए, ये आपको नॉर्मल स्केल पता है ना? ये समझ में आया ना कि आप नॉर्मल स्केल से पॉइंट के बाद एक ही डिजिट देख सकते हो। एक डिजिट मतलब एक स्पेस, लाइक 2.2 देन 2.3 देन 2.4। 2.2 और 3 के बीच में क्या है, वो स्पेस डिफाइन नहीं है। पक्का ये सबको क्लियर है? आंसर स्पीक अप एवरीवन। Yes, sir. पक्का ये सबको पता है ना कि 2.2 के बाद 2.3 आएगा, बीच में नहीं बता सकते। ओके, अब सुनते हैं। स्टूडेंट ए का आप देखो, स्टूडेंट ए तो पक्का कुछ अच्छी सी स्केल यूज कर रहा है ना, बिकॉज ही गॉट दिस सेकंड डिजिट। क्लियर? 2.25 तक उसने बताया है, उसने बोला 2.27 तक है, 2.26 है, मतलब उसको जो नेक्स्ट डिजिट है वो पूरा पता है। दैट मीन्स ही इज यूजिंग अ डिफरेंट स्केल। क्लियर? तो उस स्केल का ये जो स्टूडेंट ए यूज कर रहा है, इसका लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? अगर मैं बात करूं लीस्ट काउंट, कोई स्टूडेंट बताए इसका लीस्ट काउंट क्या होगा? मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था लीस्ट काउंट क्या होता है। ओके, लीस्ट काउंट फॉर ए अगर बात करें तो बेटा ये पॉइंट का दूसरा डिजिट भी देख सकता है ना, 0.25 देख सकता है, 0.27 देख सकता है, 0.26 देख सकता है, मतलब सारा कुछ देख सकता है ना। तो इसकी लीस्ट काउंट होगी 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब लीस्ट काउंट क्या होती है कि मिनिमम कितनी वैल्यू के स्टेप में वो देख सकता है, ठीक है। तो जैसे अगर हम नॉर्मल स्केल की बात करें तो नॉर्मल स्केल के लिए मिनिमम स्टेपिंग क्या हो जाएगी वो देख लेते हैं। अगर हमने नॉर्मल स्केल की बात की है तो नॉर्मल स्केल की लीस्ट काउंट कितनी हो जाएगी? लीस्ट 0.1 काउंट। तो ये मिनिमम कितना देख सकता है? ये देख सकता है 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर? 0.1, 0.2, 0.3 लाइकवाइज। तो ए वो अच्छी स्केल यूज कर रहा है। लेकिन अगर आप बी की बात करो, फॉर बी बताएं, B and C both are using same sort of skill, but it is up to third digit। सबको दिख रहा है ना, अप टू थर्ड डिजिट। सो इसकी लीस्ट Yes. काउंट क्या हो जाएगी? 0.001 सेंटीमीटर। तो ये लीस्ट काउंट सबको समझ में आया ना कि ये एक्सपेरिमेंट की लीस्ट काउंट कैसे जाता है। डन? तो बेटा ये जो लीस्ट काउंट है, ये इस चीज को बोलते हैं हम क्या? प्रिसीजन। क्लियर? इसका मतलब ये जो प्रिसीजन वर्ड है, इसका मतलब है रीडिंग आपका बहुत प्रिसाइज है। प्रिसाइज का मतलब एक्यूरेट नहीं है, प्रिसाइज का मतलब है कि पॉइंट के बाद ज्यादा डिजिट तक आप अपना आंसर बता सकते हो। क्लियर? तो इसका मतलब किसका आंसर ज्यादा प्रिसाइज है? बी का आंसर और सी का आंसर। ए का ज्यादा प्रिसाइज नहीं है। क्यों? क्योंकि ए पॉइंट के बाद कितने डिजिट बता पा रहा है? 2 डिजिट। जबकि बी और सी कितने डिजिट बता पा रहे हैं पॉइंट के बाद? 3 डिजिट बता पा रहे हैं। क्लियर? दैट मीन्स द बी एंड सी आर मोर प्रिसाइज। क्लियर एवरीवन? तो प्रिसीजन किससे रिलेटेड है? इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। जैसे हम अपनी वॉल क्लॉक का बात करें तो उसका प्रिसीजन कितना है? 1 सेकेंड। तो प्रिसीजन किससे रिलेटेड है बेटा? प्रिसीजन रिलेटेड है लीस्ट काउंट से। डन? सो इसका मतलब ये है कि क्या आप प्रिसीजन चेंज कर सकते हैं? नहीं बेटा, क्योंकि ये तो इंस्ट्रूमेंट डिपेंडेंट है ना कि उसका लीस्ट काउंट कितना होगा, उस पर डिपेंडेंट होगा। हम बात करते हैं एक्यूरेसी की कि यार एक्यूरेसी क्या चीज है। तो प्रिसीजन सबको समझ में आया है ना? प्रिसीजन किस पे डिपेंडेंट है?
प्रिसीजन डिपेंडेंट है कि आप इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज कर रहे हैं। तो ये जो स्टूडेंट है जो एक नॉर्मल स्केल यूज कर रहा है, इसका प्रिसीजन तो बहुत ही कम है, बट ये जो बाकी स्टूडेंट ए है इसका थोड़ा सा ज्यादा है प्रिसीजन, और बी और सी का प्रिसीजन काफी ज्यादा है, ये कोई बहुत अच्छी स्केल यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि लेट से आंसर तो मैच कर लें। तो लेट से हमारा फाइनल आंसर सुनिएगा, फाइनल जो आंसर है वो है 2.258 सेंटीमीटर। सबने देखा, सबका आंसर क्लियर है? ये टीचर ने बता के रखा है, दिस इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, ये टीचर ने बताया। तो बताओ, सारे स्टूडेंट्स की एरर हमें लिख लेनी चाहिए। क्लियर है? चले आंसर करे कोई। फर्स्ट स्टूडेंट की एरर कितनी है? फर्स्ट स्टूडेंट की एरर बताएं। एनीवन आंसर यार, बहुत सिंपल एरर ना। फाइनल आंसर वी नो, देन फाइंड द एरर। एनी स्टूडेंट यार आंसर? 0.75 first. परसेंट नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग द एरर। एरर बिकॉज एवरीवन इज फॉलोइंग सेम एक्सपेरिमेंट ना। अगर सब लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते तो मुझे कंपेयर करने के लिए परसेंटेज एरर चाहिए, अभी जस्ट सिंपल एरर चाहिए, एब्सोल्यूट एरर। if the experiment is same so we can check the direct value ना, direct absolute error। वो कितनी होगी? अरे भाई एब्सोल्यूट एरर मतलब माइनस करना है, कितना आएगा माइनस करके? ठीक है, ओके यार, इसको माइनस करके आएगा 0.002। ठीक है, चले सेकंड का देख लेता हूँ। आप लोग तो बोल नहीं रहे हो, मैं ही आंसर लिख देता हूँ फिर। 0.009। ठीक है, थर्ड का आंसर देखें तो हो जाएगा 0.01, सॉरी माय मिस्टेक, 08। एंड ये 9 नहीं है, ये होगा 7। ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गया ना यार एरर्स? क्लियर? तो अब बताओ एरर किसने अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है? एरर सबसे कम किसका है? ये नहीं, एरर सबसे कम किसका है? ये ए का। क्लियर एवरीवन? एरर सबसे कम किसका है? ए का। सबसे ज्यादा किसका है? सी का। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया कि ए का एरर सबसे ज्यादा है। तो अगर बेटा ए का एरर सबसे ज्यादा है, समझे, ए का एरर, सॉरी ए का एरर सबसे कम है, मतलब ए का रीडिंग सबसे अच्छा है, तो एरर से रिलेटेड होता है बेटा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी किससे रिलेटेड है? एरर से रिलेटेड है। इसका मतलब किसका आंसर सबसे ज्यादा एक्यूरेट है? ए का आंसर सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। मतलब अब समझे, although A is not using a precise scale, although A is not using a precise scale, precise मतलब समझ रहे ना, इंस्ट्रूमेंट मतलब उसके पास वो कॉस्टली वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं है, प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बट ऑल्दो उसकी रीडिंग मोस्ट एक्यूरेट है। क्लियर? तो ये पॉइंट समझ में आया कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं? एक्यूरेसी इज रिलेटेड टू एरर। ठीक है, किसका एरर सबसे कम, मतलब वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट। डन। और प्रिसीजन क्या है? प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, लीस्ट काउंट से रिलेटेड है। ठीक है, चले तो यहाँ पर हमने दो टर्म लिख दिए हैं। एक्यूरेसी का मतलब है लेस एरर मींस मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स। तो एक्यूरेसी किससे रिलेटेड है? एक्यूरेसी रिलेटेड है एरर से। जब भी कभी आपसे पूछे कि चेक हुज वैल्यूज आर मोर एक्यूरेट, तो ये देख के मत बता देना अरे सर बी और सी की मोस्ट एक्यूरेट है, नहीं, दीज आर प्रिसीजन, these are precision. B and C, the reading of B and C are more precise, but error निकालेंगे फाइनल आंसर में
तो एरर वाइज देखेंगे कि किसकी रीडिंग आर मोर एक्यूरेट. सो प्रिसीजन इज रिलेटेड टू द, इट इज रिलेटेड टू द लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट. तो अब हम देखेंगे कि वो इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं. तो हम नॉर्मल स्केल में 1/10 तक देख सकते हैं. 1/10 मतलब 0.1. तो जो पर्सन ए था वो यूज कर रहा था 1/100th पार्ट इस स्केल, और जो पर्सन बी एंड सी था वो यूज कर रहे थे 1/1000th ऑफ स्केल. तो वो जो दो स्केल्स हैं वो स्केल है बेटा वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज. ठीक है. तो वो जो दो स्केल्स हैं वो स्केल क्या क्या है, एक स्केल है वर्नियर कैलिपर्स और एक स्केल है स्क्रू गेज. ठीक है. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये दोनों स्केल्स देखेंगे कि हमारी नॉर्मल स्केल तो हम जानते हैं, बट हम देखेंगे कि ये कैसे 1/100th बता पा रहा है. तो ये वर्नियर स्केल है, और कैसे ये 1/1000th तक बता सकता है, ये स्क्रू गेज है. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन दोनों का ही डिस्कशन करेंगे कि ये दोनों स्केल कैसे काम करती हैं. ठीक है. तो अभी तक किसी को कोई डाउट है एक्यूरेसी और प्रिसीजन को लेके? और उसके पहले हमने डिस्कस किया सारे टाइप के एरर्स, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर और ये. ठीक है. देन ऑल द रीडिंग्स पार्ट. तो ये थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है. इसका वीडियो लिंक मैं ग्रुप पे डाल दूंगा. तो किसी टेस्ट से पहले या एक नेक्स्ट लेक्चर जब होता है उससे जस्ट पहले एक बार आप वीडियो एक बार जस्ट क्विक रिव्यू कर लिया करें. उससे क्या होगा, आप सारी चीजें फिर से देख सकते हो. ठीक है. तो ये जो चीजें हम एक्स्ट्रा से, ये ब्लू कलर से जो लिखा हुआ है ये एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है, ये नोट्स में नहीं रहेगा, ये सेपरेट क्लासरूम एग्जाम्पल्स हैं. तो ये थोड़ा सा आप लोग को तभी मिलेंगे जब आप प्रॉपर उसको देख लेंगे. तो ध्यान दें कि नेक्स्ट लेक्चर आने से पहले एक बार वीडियो की रिव्यू कर लिया करें, तो आपको याद रहेगा कि प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या किया हुआ है. ठीक है. तो आई गेस सबको क्लियर है ना? आई गेस सबको कुछ सारा कुछ क्लियर है. किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताएं. पक्का? ओके देन. तो फिर आज के लिए कंप्लीट करते हैं ये सेशन. किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है. Okay then, I'll close the meeting for today. Okay. So goodbye everyone. Bye Bye, sir. sir. Bye. Thank you, sir.